अब बड़ी तकलीफ की बात यह है कि ये फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद, बड़ा शॉकिंग है। सर अभी फैसला आया है डीपी यादव जी को जी बरी कर दिया गया है। जी सर जी इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या क्या ये फैसला कितना हद तक सही है सर? हम लोगों के लिए तो बड़ा शॉकिंग है और हैरानी भरा फैसला है कि सीबीआई ने निचली अदालत में, जो विशेष अदालत थी देहरादून की, उसमें सारे तथ्य रखे, बड़े मजबूती के साथ रखे और माननीय जज साहब ने उसके आधार पर ही फैसला दिया और बड़ा कन्विंसिंग फैसला था। मुझे नहीं समझ में आया कि माननीय हाई कोर्ट ने किस सोच के साथ, किस विचार के साथ डीपी यादव को बरी करने का काम किया और ये फैसला दिया। सर आपने बताया कि जो आरोप लगे थे डीपी यादव पर आपके पिताजी की हत्या के, तो सर एक बार जरा हमको आप बताएंगे पूरे वाकया, ये पूरा वाकया क्या था, किस तारीख को हुआ था, किस किस कारण के चलते पूरी वारदात हुई, थोड़ा बताएंगे आप हमको सर? ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि मेरे फादर सन 1985 से और 92 तक, जब तक उनकी हत्या हुई, वो विधायक रहे दादरी विधानसभा से। और डीपी यादव उस समय पर शराब के काम में थे और वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे, तो उनका मेरे फादर से संपर्क हुआ और मेरे फादर ने उनकी मदद करते हुए उनको ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। ब्लॉक प्रमुख बनाने के बाद उनको बुलंदशहर से टिकट दिलाने का काम किया। सिकंदराबाद से नरेंद्र भाटी हैं, उनको टिकट दिलाने का काम किया। खुद दादरी से लड़ रहे थे। चूँकि ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और कुछ लोगों को लगा कि स्वर्गीय भाटी जी का कद बहुत बढ़ रहा है राजनीति में और उनको किस तरीके से रोका जाए, और उसी के चलते मैं समझता हूँ कि इस राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में सबसे पहले मेरे चाचा, जो स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह भाटी हैं, उनकी हत्या 7 अप्रैल को 1991 को रेलवे रोड पर कर दी गई और उसके बाद 13 सितंबर 1992 को मेरे फादर की हत्या रेलवे स्टेशन के पास फाटक पर कर दी गई। तो ये सब मामला, हम लोगों का मानना ये था, सब लोगों का, कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है और इसी के चलते चूँकि पुलिस इसकी ठीक से जांच नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, तो हम लोगों ने, राजनीतिक दल के तमाम लोगों ने जो उसमें विपक्ष में थे, उन तमाम लोगों ने प्रयास करके सीबीआई को ये जांच दिलवाने का काम किया और सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करी। जांच शुरू करने के बाद लंबे समय तक सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद वो इस केस को देहरादून की अदालत में लेकर गई और वहाँ जाने के बाद उसमें जितने तमाम लोगों की गवाहियाँ हुई, तमाम एविडेंसेस हुए, उसको देखते हुए, उसको लेकर के सीबीआई की अदालत, देहरादून अदालत ने एक निर्णय सुनाया जिसमें तमाम लोगों को जो मेरे फादर की हत्या में शामिल थे और उनको आजीवन कारावास किया। लेकिन अब बड़ी तकलीफ की बात यह है कि ये फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद, बड़ा शॉकिंग है और सब लोगों का मानना ये है, क्षेत्र के तमाम लोगों का मानना ये है कि ये फैसला उनके लिहाज से, उनके सेंटिमेंट्स के लिहाज से ये फैसला गलत हुआ है। सर ये फैसला है, उनको बरी कर दिया गया, उम्र कैद की सजा 2015 में हुई थी जी, बरी कर दिया गया है। तो सर अब आप लगातार सीबीआई के कांटेक्ट में होंगे और तो सर इस अभी आपका आगे क्या प्रकरण रहेगा सर इसमें? देखिए, चूँकि ये मामला सीबीआई लड़ रही है, देहरादून में भी सीबीआई ने लड़ा, नैनीताल में भी सीबीआई ने लड़ा और उसके बाद मैं समझता हूँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं सीबीआई के लोगों से और हमारी कोशिश है कि ये मामला सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए इस निर्णय के खिलाफ। सर इनके अलावा किसी और को इस केस में अभी तक बरी करा गया है कुछ? नहीं, अभी तक निर्णय सुरक्षित है, अभी तक नहीं आया है। 3 लोग और शामिल हैं इसमें और उनके लिए भी निर्णय कैसा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन सबसे मेन जो शामिल व्यक्ति को इसमें छोड़ा गया है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा तकलीफ देगा।
सर आखिरी सवाल, इसमें आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अब सरकार, ये तो अदालती मामला है, इसमें सरकार से हम क्या मांग करें। हम तो ये चाहेंगे कि सीबीआई जो है इसको सख्ती के साथ, मजबूती के साथ लड़े, क्योंकि सीबीआई की साख का भी मामला है। हम लोगों की तो कोई हैसियत नहीं है, सीबीआई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी साख भी स्टेट पे है, तो उसको अपनी साख को बनाने के लिए, बचाने के लिए इस मामले को पूरी तरीके से लड़के सुप्रीम कोर्ट में इसमें निर्णय वो कराना चाहिए जो निचली अदालत में हुआ।